हे एवरीवन, वेलकम टू डिकोड गवर्नमेंट एग्जाम। सो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानेंगे कि सरकार जो है डिमांड सप्लाई को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के लिए किस तरीके से ऊपर नीचे नियंत्रित करती है। तो उसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है और बैंक की क्या जिम्मेदारी होती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है वो बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। वैसे ही फिस्कल पॉलिसी, अगर आप फिस्कल पॉलिसी वर्ड सुनते हैं तो फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आरबीआई गवर्नर होते हैं। 1934 आरबीआई एक्ट के द्वारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेगुलेट की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स के साथ साथ अगर ये इक्वालिटी ऑफ वोट होता है तो इक्वालिटी ऑफ वोट के दौरान आरबीआई गवर्नर जो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है उनके पास पावर होता है, ओवरराइडिंग पावर जिसको हम बोलते हैं, या फिर कास्टिंग वोट देने का अधिकार गवर्नर के द्वारा होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मापदंड यहां पर तय किया हुआ है कि 4% के अराउंड हमारे देश का इन्फ्लेशन रहेगा। अब ये 4% से -2% यानी कि 2% तक इन्फ्लेशन जा सकता है या फिर मैक्सिमम 6% तक इन्फ्लेशन हमारे देश का जाएगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। मतलब 4% के +-2 के जो है, इस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पूरा नियंत्रित करना है। इनका एक और ऑब्जेक्टिव है कि साल में ये 4 बार मिलेंगे और ये जो है हमारे यहाँ पर कई सारे रेट्स को डिसाइड करते हैं। लेंडिंग रेट, अब देखिए, अब लेंडिंग रेट पर जब हम आते हैं तो हमारे देश में जो हम लोन लेते हैं या फिर हमारे यहाँ पर जो ईएमआई होती है, आजकल आप लोगों ने सुना होगा ईएमआई काफी चलन में है, क्रेडिट कार्ड काफी चलन में है, होम लोन, कार लोन, कई सारे लोन जो है आपके लिए बार बार फोन भी आते हैं लोगों के। तो वो लोन की क्या प्रक्रिया होती है और किस हिसाब से बैंक अपने लोन को डिसाइड करता है। तो देखिए, हमारे देश में कई प्रकार के बैंक हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी होते हैं, एनबीएफसी भी होते हैं। अब जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी आप देखेंगे कोई भी बड़ा बैंक आप इमेजिन कर लें, पीएनबी को इमेजिन कर लेंगे, एक्सिस बैंक को इमेजिन कर लें, इनको हम बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो अपना लेंडिंग रेट यानी कि जो वो पैसा जनता को दे रहे हैं उधार लोन के तौर पर या फिर एफडी जो उनके बैंकों में होती है, वो सब मॉनिटर आरबीआई के कल या मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा वो लोग नियुक्त करते हैं उस चीज को। 6 तरीके से जो है यहाँ पर उसका काम होता है। सबसे पहले आता है रेपो रेट, देन आता है अपना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी राइट। हम इसको 1 बाय 1 करते हुए एक्सप्लेन करेंगे कि ये होते क्या है। रेपो रेट क्या कहलाता है? रेपो रेट का मतलब होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा लेंड करते हैं, यानी कि हमारा जो आरबीआई है वो बैंकों के लिए उधार पैसा देता है उनके शॉर्टेज ऑफ फंड में। यानी कि अगर कोई बैंक है उसमें शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया है तो उन शॉर्टेज ऑफ फंड की पूर्ति सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है, ये कहलाता है रेपो रेट। इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, तो वो आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले सकता है। तो देखिए 5.40 अभी हमारे यहाँ का रेपो रेट, करंट रेपो रेट चल रहा है। दूसरा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी एक तरीके का लोन है जो कि आरबीआई देता है बैंकों के लिए, मगर ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लोन होता है, यानी कि कभी अर्जेंट बेसिस पे बैंकों को कमी हो जाती है पैसों की, तो इन दैट केस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज के जरिए यहाँ पर जो आरबीआई है वो लैंड करता है अपना पैसा बैंकों को। आरबीआई जरूरत में बैंकों के काम आ रही है तो 5.65 यानी कि रेपो रेट से यहाँ पर रेट जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बैंक रेट क्या होता है? तो सिंपली बैंक रेट का मतलब है कि जब आरबीआई लैंड करता है कमर्शियल बैंक को नॉर्मल टाइम में तो वो अपना बैंक रेट कहलाता है। तो नॉर्मल टाइम पे जब आरबीआई उधार देता है बैंकों को तो उसको हम बैंक रेट कहते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम पे किसी बैंक को जरूरत है तो आरबीआई अगर उसको पैसा देगा तो उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, और जल्दबाजी में ओवरनाइट अगर जरूरत पड़ती है किसी बैंक को तब अगर पैसा देता है आरबीआई तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी समय के हिसाब से जो है यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है कैश रिजर्व रेशियो और होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी राइट। कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का मतलब क्या है? तो जब कोई बैंक बनता है तो बैंक बनना कोई आम बात तो है नहीं, उसके लिए अच्छी लागत की जरूरत होती है और जो बैंक बना रहे हैं उनका भी अच्छा एक क्या होना चाहिए? बेसिस होना चाहिए, यानी बेस उसका अच्छा होना चाहिए उस पर्टिकुलर आदमी का या फाउंडेशन का या कोई भी कॉर्पोरेशन का। तो कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर ये एक तरीके का क्या है? बैंक को बचाने के लिए ऑलरेडी ये रिजर्व्स होते हैं। सीआरआर का मतलब है कि कमर्शियल बैंक कुछ अपना मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सेंट्रल बैंक को रखता है एज ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी। आप बोल लो कि जब अगर कभी जरूरत पड़ गई उस बैंक के लिए तो आरबीआई से बोल के लिए ये कह सकता है कि भाई अब मुझे इन पैसों की जरूरत है, आप मुझे ये पैसा दे दो। उसके बदले में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उसको 4.5%, अभी जो रेट चल रहा है 4.5% का उसको ब्याज वो बैंक को आरबीआई देता रहेगा, तो क्योंकि आरबीआई के पास तो पैसा आ गया। फिर आता है एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है कि जो बैंक है वो बैंक अपने ही पास क्या करेगा? कुछ पैसा रख लेगा, उसको वो किसी को उधार नहीं देगा, ना उन पैसों को छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो एसएलआर का मतलब हो गया सिंपली कोई बैंक अगर 100 करोड़ रुपए में बना है तो उसको 4.5% यानी कि 100 करोड़ का 4.5%, 4.5
करोड़, 4.5 करोड़ रुपए आरबीआई को दे देना है और 18% यानी कि 18 करोड़ रुपए जो है वो अपने पास रिजर्व में रखेगा। बाकी का जो अमाउंट बचा हुआ 75 करोड़ रुपए जो बचे हुए हैं वो बैंक क्या करेगा, लैंड करेगा, यानी कि उन पैसों को बैंक सर्कुलेट करता है इन टर्म्स ऑफ एफडी। अगर कोई करवाने के लिए ग्राहक आ गया या फिर वो अपने पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन के जरिए जो है वो लोन देता है। यहां तक आप लोगों के लिए पूरी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। और रेपो रेट हमने जान लिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब बैंकिंग टर्म्स हैं जो आज हमने अपने पूरे क्लियर कर लिए। अब कभी भी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इनको आपको क्या करना है, आपको कभी भी डाउट नहीं करना यार एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि बैंक अपना जब भी खोलेगा तो बैंक 18% अपना एक रिजर्व रखता है जो कि एक इमरजेंसी के टाइम में उसको यूज करेगा, वरना वो पैसे को कभी भी वो छेड़छाड़ नहीं करता है। और सीआरआर का मतलब है कि बैंक अपना आरबीआई को कुछ जमा कर देगा एज ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी। ये जो हाइक है यानी कि रेपो रेट के बढ़ने से बोरोवर और डिपॉजिटर में क्या प्रभाव पड़ता है। बोरोवर का मतलब होता है जिसने उधार लिया, डिपॉजिटर का मतलब है कि जिसने अपना पैसा बैंक में जमा किया। तो होम लोन के जो कस्टमर होते हैं और प्रोस्पेक्टिव बोरोवर होते हैं उनका जो ब्याज दर है वो बढ़ जाएगा अगर रेपो रेट बढ़ेगा। जैसे कि अभी 0.5% रेपो रेट हाइक हुआ तो होम लोन जो है वो अब क्या है, महंगी दर पे मिलेंगे। ये सबसे बड़ा क्या है, डीमेरिट होता है किसके लिए, बोरोवर के लिए। मगर हम डिपॉजिटर के टर्म्स में बात करेंगे तो डिपॉजिटर्स के टर्म्स में यहां पर डिपॉजिटर्स जो होते हैं उनके लिए फायदा होगा, उनका जो एफडी है उस पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पर मिलता है। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन, यहां तक कहानी जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आज घर में मेरे पास 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए मेरी लिक्विडिटी हो गई। लिक्विडिटी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में मैं वो 10,000 रुपए खर्च कर सकता हूं। अब मैंने 10,000 रुपए के ऊपर 5,000 का लोन ले लिया तो अल्टीमेटली मेरे पास 5,000 की लिक्विडिटी हुई, ठीक है, क्योंकि 5,000 का तो मैंने लोन लिया जो कि मुझे चुकाना है, तो लिक्विडिटी वो कहलाती है। अब लिक्विडिटी जो होती है वो पूरे सिस्टम को यहां पर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी को टैकल करते हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है जो कि सरकार नियंत्रित करती है, मतलब सरकार इकोनॉमी को नियंत्रित करेगी, उसको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जो बैंक है वो एक्सपांशन कब करते हैं, एक्सपांशन फोकस करते हैं मनी सप्लाई केसेस पे। मतलब अगर आरबीआई ने ये डिसीजन लिया कि अब हमें जनता के लिए पैसा देना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है मार्केट में, तो वो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेगा। और जब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेगा तो क्या होगा, रेपो रेट कम होगा, है ना। रेपो रेट कम होगा जब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टरी, मतलब कि अभी जो पैसा मार्केट में है उसको कम करना है, तो वो कैसे करेंगे, हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे। रेपो रेट अकेले रेपो रेट को नहीं होता है, यहां पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रेट को बढ़ा देना, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देना, वो सब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता है। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, रेपो रेट को कम कर देना, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज को कम कर देना और बैंक रेट को कम कर देना, उसको हम बोलते हैं एक्सपांशनरी। तो आपको ये डिफरेंस भी यहां पर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब एंड में मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका जवाब आप यहां पर दें। मैं आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चंस यहां पर दूंगा। इसी के साथ मैं आपके लिए मेंस का टॉपिक भी एक दूंगा। अगर आप जो भी बच्चे हैं वो तारकेश्वर जैन पीएसआई या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, मेरा नंबर वहां पर मौजूद है, और जो बच्चों के पास नंबर नहीं है तो वो आप यहां पर ले सकते हैं 8467848599। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर आपकी कॉपीज के जो आंसर हैं वो भी चेक करके आपको देता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। गुड बाय एवरीवन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ये चैनल अभी हम नया है तो हम इसे ग्रो कर रहे हैं। किसी के कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज रहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।